गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में 24 सितंबर पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे द हिंदू की जो करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और यहाँ पे जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं उनके जो टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं एक बार। सो वन हॉर्न राइनोसरस के बारे में देखेंगे, आईयूसीएन स्टेटस देखेंगे वन हॉर्न राइनो का, देन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के ऊपर 2 क्वेश्चन बनाए यहाँ पे ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, देन नेट न्यूट्रलिटी के ऊपर एक एमसीक्यू है डिस्कस करेंगे, इक्विनॉक्स के बारे में देखेंगे, मेट्सपार्क क्या है इसको देखेंगे, कंसर्निंग रिलीजन को लेकर एक क्वेश्चन है एमसीक्यू है, देन सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च सफर के बारे में देखेंगे, देन प्लांट हार्मोन्स के ऊपर भी एक एमसीक्यू है। और आप में से काफी सारे लोगों ने जो एप्लीकेशन है वो अपनी दी थी कंसर्निंग कंटेंट क्रिएटर है हिंदी ट्रांसलेटर, तो यहाँ पे एप्लीकेशंस जो है वो अब हम स्क्रूटनाइज करनी हमने शुरू कर दी है और बाय संडे जो है इसका जो रिजल्ट होगा वो हम आपको बता देंगे। चलिए, मार्किंग स्कीम आप जानती हैं कि 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको करेक्ट करने होते हैं टू बी इन द सेफ जोन। मतलब 6 से कम अगर स्कोर आता है तो आपको दोबारा से अटेम्प्ट करना, बिकॉज आप डेंजर जोन में आएंगे। मान लीजिए आपका 4 का स्कोर आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि आपका 4 का स्कोर है और 1 घंटे के बाद दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। 6 या 6 से ज्यादा का स्कोर आता है तो आप 24 आवर्स में इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वन हॉर्न राइनोसरस के बारे में है। तो पूछा गया कि वन हॉर्न राइनोसरस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। रिसेंटली ये न्यूज में था तो इस वजह से वन हॉर्न मतलब जिसका एक सिंग होता है, वन हॉर्न राइनोसरस, उनके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है। तो इन द मैसेज ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड राइनो डे अभी जो हमने ऑब्जर्व किया है, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर जो हमारे हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने कहा है कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो दिए और वो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेगी, इसी वजह से नहीं बता रहा हूं अभी। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी वाज लॉन्च्ड इन 2019। तो यहाँ पे एनआरसीएस जो थी, नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, उसे 2019 में लॉन्च किया गया था। दे वर क्लोज टू एक्सटिंक्शन विद अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 200 इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। तो ये अगर हम 20वीं सेंचुरी की बिगिनिंग की बात करें, अभी तो 21st सेंचुरी चल रही है, 20वीं सेंचुरी के बिगिनिंग के अंदर जो उनकी पॉपुलेशन थी 200 से भी कम रह गई थी और वो एक्सटिंक्शन की कगार पे थे। ये भी हो सकता है। इंडिया इज होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्रेट वन हॉर्न राइनोस इन द वर्ल्ड आफ्टर नेपाल। तो नेपाल के बाद हमारा दूसरा नंबर आता है वन हॉर्न राइनो की बात करें तो। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली मैंने आपको बताया था यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा था कि इंडिया इज होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्रेट वन हॉर्न राइनोसरस इन द वर्ल्ड। और पॉपुलेशन कितनी है इसकी? 3000 हमारे पास। और ये कहां पाए जाते हैं? अगर स्टेट्स की बात करें तो असम के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर और यूपी के अंदर। ठीक है, तो नेपाल नंबर 1 नहीं है, नंबर 1 इज इंडिया। 3000 वन हॉर्न राइनोज जो है यहां पे पाए जाते हैं। नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 2019 में लॉन्च करी गई थी और इनकी संख्या जो थी 200 से भी कम रह गई थी। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत की बात करें, फिर यहां पे कंजर्वेशन के लिए काफी स्टेप्स उठाए गए और इनकी संख्या को बढ़ाया गया। बात करें कि नेपाल के बाद दूसरा रैंक है हमारा, नहीं, पहला रैंक है हमारे। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल, असम, यूपी का जो नाम है ये भी याद रखिएगा लोकेशन वाइज। आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि पहली 2 स्टेटमेंट्स हमारी वन हॉर्न राइनोसरस के बारे में करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ ग्रेट वन हॉर्न राइनोस इंडिया के अंदर जो पाए जाते हैं। तो क्या इनका जो स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है आईयूसीएन के हिसाब से, वल्नरेबल है, थ्रेटेंड स्पीसीज है या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है? सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो मैंने बताया था आपको कि जब 20th सेंचुरी की शुरुआत की बात करी थी तो सिर्फ 200 से कम इनका नंबर था और अभी 3000 यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। सक्सेसफुल कंजर्वेशन एफर्ट्स की वजह से जो इनका स्टेटस है वो भी कहीं ना कहीं इंप्रूव हुआ है ग्रेट वन हॉर्न राइनो का या फिर इंडियन राइनोस का। अराउंड 3700 के आसपास जो है एग्जैक्ट नंबर अगर पूछा जाए तो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। आईयूसीएन स्टेटस कभी इनका एंडेंजर्ड हुआ करता था, लेकिन एज ऑन अगर हम अप्रैल 2020 की बात करें, नाउ इट इज वल्नरेबल। तो आंसर क्या हो जाएगा? वल्नरेबल। अभी संख्या में इजाफा हुआ है, जो नंबर है इनका वो इंक्रीज हुआ है, इसी वजह से अभी जो स्टेटस है आईयूसीएन स्टेटस वन हॉर्न राइनो का वो है वल्नरेबल। ध्यान रखिएगा एज पर द आईयूसीएन। चलिए, लोकेशन आप जानते हैं कहां पे, असम,
यूपी, वेस्ट बंगाल। ठीक है, काजीरंगा तो वैसे भी फेमस है इनके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कंसर्निंग एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस। तो एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस को लेकर आपसे पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। लोकसभा के अंदर रिसेंटली अभी सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 जो है इसको पास किया गया है, और इसी वजह से जो एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस है ये न्यूज में आया। ESI Act 1948 was the first major legislation on social security for workers in India। इंडिया के जो वर्कर्स थे इनके लिए जो ESI Act 1948 था ये पहला मेजर सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक लेजिस्लेशन था। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स फॉर हेल्थ रिलेटेड इवेंट सच एज सिकनेस, मटर्निटी, टेम्परेरी और परमानेंट डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे अगर किसी भी तरीके की जो बीमारी यहाँ पे मेंशन करी गई है, या फिर सिकनेस है, मटर्निटी रिलेटेड कोई इशू है, टेम्परेरी या परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, तो वहां पर ये जो पर्टिकुलर एक्ट है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। इट डज नॉट कवर ऑक्यूपेशनल डिसीजेस, लेकिन ऑक्यूपेशनल डिसीजेस जो है वो इसके अंदर कवर नहीं करी जाती। सोचिए, चलिए, तो यहां पे ESIC एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जो एफर्ट्स हैं उसने अपने एफर्ट्स को इंक्रीज किया है ताकि मैक्सिमम जो सेफ्टी है, हेल्थ सिक्योरिटी वर्कर्स को प्रोवाइड करी जा सके। पहले जो इनकी फैसिलिटी थी 566 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इंडिया के अंदर अवेलेबल थी, अभी इसे इंक्रीज करके 740 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया है। यहां पे बात करी जाए तो ऑक्यूपेशनल डिसीजेज मतलब एम्प्लॉयमेंट इंजरी के दौरान अगर डेथ हो जाती है उसको भी इसके अंदर कवर किया जाता है, या फिर जब कोई भी डिसेबिलिटी हो जाती है उसकी वजह से लॉस ऑफ वेजेस होते हैं। मान लीजिए काम करते करते कोई परमानेंट या टेम्परेरी डिसेबल हो गया तो अब वो अपनी जीविका को अर्न नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि अब उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है उतनी। मान लीजिए कोई भी लिम्ब उसका पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में काम करते करते चला गया, ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे टोटल या पार्शियल कॉम्पनसेशन जो होता है वो दिया जाता है। तो यहाँ पे इट डज नॉट कवर ऑक्यूपेशनल डिसीजेस। नाउ दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट डज कवर ऑक्यूपेशनल डिसीजेस, ध्यान रखिएगा। तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होती है तो आंसर अपने आप ही यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ लास्ट ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट को देखें, द ESI Act 1948, क्या ये इंडिया के वर्कर्स को दिया गया था? क्या ये पहला लेजिस्लेशन था जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेट करता था? तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर सिकनेस से लेके मैटर्निटी तक, टेम्परेरी से लेके परमानेंट डिसेबिलिटी तक सब चीजें जो है वो कवर करी जाती हैं। तो आंसर हमारा अपने आप क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, ESI की जो कॉम्पोजिशन है वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ इसकी कॉम्पोजिशन रहती है। तो कॉम्पोजिशन के अंदर 3 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट में 2 लोकसभा से होते हैं, 1 राज्यसभा से होते हैं, और 1 पर्सन इज नॉमिनेटेड बाय CG रिप्रेजेंटिंग यूटीज, और डायरेक्टर जनरल जो होते हैं वो इसमें एक्स ऑफिशियो रहते हैं। तो ये भी, इसके ऊपर भी एक MCQ जो है बन के आ सकता है। आगे आने वाले जो हम लेक्चर्स करेंगे उसमें से इस पर्टिकुलर स्लाइड में से एक MCQ में बनाऊंगा। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स have been made in employees provident fund organization। तो EPFO के अंदर अभी कौन कौन से रिफॉर्म जो है वो दिए गए। अभी देखिए, सोशल सिक्योरिटी कोड जो है 2020 उसको लोकसभा ने पास किया है, और इसी वजह से कुछ रिफॉर्म्स जो है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस करे गए। आपको बताना है इन दोनों में से कौन से रिफॉर्म है। इट्स कवरेज वुड बी एप्लीकेबल ऑन ऑल एस्टेब्लिशमेंट हैविंग 20 वर्कर्स। तो ये जो पर्टिकुलर कवरेज है EPFO की वहां पर एप्लीकेबल होगा जहां पर कितने वर्कर्स है, 20 वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं। ऑप्शन टू ज्वाइन EPFO इज ऑल्सो बीइंग गिवन टू एस्टैब्लिशमेंट हैविंग लेस देन 20 वर्कर्स। जहां पे 20 से कम वर्कर्स है वहां पर भी EPFO के लिए ऑप्शन दिया गया है। सोचिए, चलिए, बैकग्राउंड तो मैंने आपको बता दिया कि सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 न्यूज में था, इस वजह से ये क्वेश्चन बनाया गया। यहां पे EPFO की बात करें तो ये जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जो कवरेज रहेगी वो ऐसी एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए रहेगी जहां पे 20 या इससे ज्यादा वर्कर्स जो है वो काम करते हैं, ठीक है, वहां पे तो ये मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन अगर 20 से कम वर्कर्स भी हैं, अगर 20 से कम लोग भी काम कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर ये ऑप्शनल रहेगा, मतलब ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है आपके लिए। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी ठीक होने की वजह से आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है नेट न्यूट्रलिटी के बारे में बात करता है। काफी दिन से ये इशू चर्चा में नहीं आया था, लेकिन अभी दोबारा से आया। रिसेंटली जो ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने रेकमेंड किया है
एक क्रिएशन ऑफ मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी, एक मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी एमएसबी बनाने की बात करिए, ताकि जो इंटरनेट एक्सेस है वो वेरियस प्रोवाइडर्स को ये इंश्योर कराया जा सके कि वो नेट न्यूट्रलिटी के जो प्रोविजंस है उसको अडेयर कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज इंश्योर कराने के लिए एमएसबी जो है दैट इज मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी जो है वो बनाई गई है। तो नेट न्यूट्रलिटी इज द प्रिंसिपल दैट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर शुड एनेबल एक्सेस टू ऑल कंटेंट एंड एप्लीकेशंस विदाउट फेवरिंग और ब्लॉकिंग वेबसाइट्स। तो इसके अंदर कहा जा रहा है कि जितनी भी एप्लीकेशंस हैं किसी को भी फेवर नहीं किया जाएगा, किसी को भी ब्लॉक नहीं किया जाएगा। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी मीडिया लॉ प्रोफेसर टिम वू इन 2003। तो ये जो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है इसको टिम वू ने 2003 के अंदर कॉइन किया था। सोचिए। चलिए, तो नेट न्यूट्रलिटी में किस तरीके की पिक्चर देखने को मिल सकती है? देखिए, जैसे मान लीजिए एक इंटरनेट पैकेज है, उसमें कहा जाएगा कि मान लीजिए कि 5 रुपए का, अगर हम इंडियन कंसर्न में देखें 5 रुपए का एक पैकेज है जिसके अंदर आप 3 एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे। अगर 10 रुपए का पैकेज लेंगे तो उसके अंदर आप ये सारी एप्लीकेशन यूज कर पाएंगे। तो मान लीजिए जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है, बडिंग स्टार्टअप्स हैं, उनकी जो एप्लीकेशन होंगी या फिर उनकी जो वेबसाइट्स होंगी वो तो एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। रीजन इज आप यहां पे 3 ऐसे बिजनेसेस हैं, व्हाट्सएप ओनर, फेसबुक ओनर जो कि एक ही है, देन ट्विटर ओनर। इनको आप जो है इनिशिएटिव दे रहे हैं, ऑलरेडी दे आर द बिग कंपनीज, उनको आप फर्दर एडवांटेज देंगे तो वो और भी बड़े बन जाएंगे। लेकिन इनके जो कंपेटिटर्स मार्केट में अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो पीछे ही रह जाएंगे। तो यहां पे इसी चीज को डिस्करेज किया गया कि आप लोग जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्लेयर हैं उनको और भी हेल्प कर देंगे। तो जो नए बडिंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, जो नई नई एप्लीकेशंस लेके आ रहे हैं, नई नई वेबसाइट्स लेके आ रहे हैं, तो वो अपने आप को कैसे प्रूव कर पाएंगे? तो पहले से ही उनके पास डिसएडवांटेज ये है कि वो इतने बड़े प्लेयर नहीं है, उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोग उनको जानते नहीं है, उनकी एप्लीकेशन इतनी बार डाउनलोड नहीं हुई है, उनके पास एडवर्टाइजिंग के भी पैसे नहीं है। दूसरा, अगर आप ये भी रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगा देंगे, देन जो पूरा स्टार्टअप कल्चर हम अपने यहां पे शुरुआत कर रहे हैं वो अच्छे से जो है ग्रो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पे नेट न्यूट्रलिटी जो है वो यही है कि आप किसी को भी किसी दूसरी वेबसाइट या एप्लीकेशन के ऊपर एडवांटेज नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपको सभी चीजें एक्सेस करनी है तो आपको $100, मान लीजिए हमारे यहाँ के केस में कहें कि हम इसको रुपये में कन्वर्ट कर लेते हैं, ₹100 देना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ ये 3 चीज यूज करनी है तो आपको ₹5 देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो कस्टमर होगा वो क्या करेगा? वो कोशिश ये करेगा कि कम से कम पैसा खर्च करना पड़े, और जो वेरियस वेबसाइट्स जो उसको इस पैकेज में मिलती वो तो वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नुकसान किसका है? यूजर को भी नुकसान है, डेफिनेटली जो नए स्टार्टअप्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं उनको तो और भी ज्यादा नुकसान है। चलिए, तो यहाँ पे जो पहली स्टेप मैंने आपको बताई थी कि किसी भी एप्लीकेशन को या वेबसाइट को दूसरे के कंपैरिजन में ब्लॉक नहीं किया जाएगा, फेवर किसी भी तरीके का नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर टर्म कॉइन करी गई थी ये टिम वू के द्वारा करी गई थी 2003 के अंदर, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर हमारा हो जाएगा सी। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है नेट न्यूट्रलिटी, मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इंटरव्यू के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिएगा, अगर उस टाइम पर ये न्यूज में आ रहा है तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज भी इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज है इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो 2020 के प्रीलिम्स के लिए अगर आप अपीयर करना चाह रहे हैं या फिर 2021 या आगे किसी भी प्रीलिम्स के लिए अपीयर करना चाहते हैं तो प्रीलिम्स के लिए ये जो एमसीक्यू वाली सीरीज है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स के अंदर अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर, तो इसमें स्पेक्ट्रम की पूरी बुक को एमसीक्यू के थ्रू कवर किया गया है। एक एक लाइन जहां से भी एमसीक्यू बन सकता था वहां से एमसीक्यू बनाया गया, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर मार्क्स अच्छा स्कोर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बेसिकली इक्विनॉक्स के बारे में है। 3 स्टेटमेंट्स दिए, आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट इक्विनॉक्स को लेकर करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है द वर्ड इक्विनॉक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स एक्विस एंड नॉक्स। एक्विस मतलब इक्वल, नॉक्स मतलब नाइट, तो 2 शब्दों से मिलकर यह बना है इक्विनॉक्स। हो सकता है क्या लैटिन शब्दों से मिलकर बना है? ये भी हो सकता है। मोस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ रिसीव मोर देन 12 आवर्स ऑफ डे लाइट ऑन इक्विनॉक्सेस। जब इक्विनॉक्स की सिचुएशन होती है तो ज्यादातर प्लेसेस जो हमारी धरती के ऊपर है वहां पर 12 घंटे से ज्यादा जो है डे लाइट एग्जिस्ट करती है। थर्ड, द इक्विनॉक्सेस आर नॉट द प्राइम टाइम फॉर नॉर्दर्न लाइट्स। नॉर्दर्न लाइट्स एक कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा आपको। इक्विनॉक्सेस जो है उसके लिए ज्यादा अच्छा टाइम नहीं माना जाता उनको देखने के लिए। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इक्विनॉक्स की बात करें तो क्या एक्विस और नॉक्स
इक्वल नाइट से मिलकर ये बना है। तो यस, ये जो पहली स्टेटमेंट हमारी वो करेक्ट है। 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक्वियस जिसका मतलब है इक्वल, नॉक्स मतलब नाइट। मोस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ रिसीव मोर देन 12 आवर्स ऑफ डे लाइट ऑन इक्विनॉक्सेस। देखिए वैसे इक्विनॉक्स के बारे में कहा जाता है कि 12 घंटे की डे लाइट रहती है, मतलब इक्वल नाइट और इक्वल डे हो जाते हैं। ये यूजुअल स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी के अंदर पढ़ने को मिलेगी। लेकिन देखिए इसके अंदर जो सनलाइट है वो 12 घंटे से थोड़ी सी ज्यादा रहती है, ठीक है। तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। उसका रीजन ये है, जो सन होता है वो होराइजन से ऊपर रहता है, ठीक है। यहां पे वैसे सन का मिडिल पार्ट को लेते हैं और उसको कंसीडर करते हैं सनसेट के टाइम पर, लेकिन जब ये अपर पोर्शन भी रहता है तो सन रेज तो तब भी आती रहेंगी, और सन रेज की वजह से जो लाइटिंग होती है, लाइट तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, ठीक है। तो इस वजह से 12 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा टाइम होता है जो कि अर्थ के ऊपर डे लाइट रहती है। तो इवन दो सेंटर ऑफ द सन जो है वो नीचे जा चुका होता है, लेकिन जो अपर पोर्शन है ये अभी भी लाइट को एमिट कर रहा होता है, इसलिए 12 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा टाइम होता है। बात करें इक्विनॉक्स के टाइम पे, जो प्राइम टाइम होता है नॉर्दर्न लाइट्स का, ये नहीं होता है, नहीं। इक्विनॉक्सेस आर द एक्चुअल प्राइम टाइम फॉर द नॉर्दर्न लाइट्स। इक्विनॉक्स ही वो टाइम है जब आप नॉर्दर्न लाइट्स को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। किस तरीके से वो मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल हमारा आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पहली 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अब हम नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में देखते हैं। चलिए, तो यहां पे जो इस टाइम पर इक्विनॉक्स के टाइम पे जो सन के पार्टिकल्स होते हैं, जो सन की एक लोकेशन होती है और जो एक्सियल टिल्ट होता है आपका, उसके बीच का जो एंगल होता है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाता है नॉर्दर्न लाइट्स को देखने के लिए, ठीक है। लेकिन जो हमारी अर्थ है उसकी हर जगह पे नॉर्दर्न लाइट्स जो होती है वो विजिबल नहीं होती है। इसके बारे में कुछ इस तरीके से दिखती है। अगर बात करी जाए, अगर हम यूएस की बात करें तो अलास्का का जो रीजन है वहां से इसको अच्छे से देखा जा सकता है। यूरोप की बात करी जाए तो आइसलैंड जो कंट्री है, देन इसके बाद फिनलैंड है, यहां से इसको अच्छे से देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो कि मेट्स पार्क के बारे में पूछा गया। मेट्स पार्क को लेकर कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा कथन गलत है, आपको इनकरेक्ट बताने, ध्यान रखिएगा। 3 स्टेटमेंट दे रखी है मेट्स पार्क के बारे में। पहली कहती है तमिलनाडु इज सेट टू ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर मेट्स पार्क। तो यहाँ पे मेट्स पार्क का जो फाउंडेशन स्टोन है वो तमिलनाडु में रखा जाने वाला है। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क इन द कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर ये जो वन ऑफ द पहला आप मेडिकल डिवाइस का पार्क जो है वो बनाने जा रहे हैं। मेडिकल डिवाइसेस के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करी जा रही है? इट विल इंक्लूड इम्प्लांट्स एंड डिस्पोजेबल। तो इसके अंदर इम्प्लांट और डिस्पोजेबल दोनों ही इंक्लूडेड रहेंगे। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो केरला इज सेट टू ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर मेट्स पार्क। तो मेट्स पार्क का जो फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा है ये कहां रखा जा रहा है? तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर। तो तमिलनाडु जो है हमारा इनकरेक्ट है, ध्यान रखिएगा। यहां पर जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं वो इस पर्टिकुलर पार्क के अंदर बनाए जाएंगे। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट, बिल्कुल सही है। और साथ में ही यहां पे इम्प्लांट्स और डिस्पोजेबल्स जो होते हैं वो भी यहां पर मैन्युफैक्चर करके बनाए जाएंगे। मेडिकल डिवाइसेस के अंदर सर्जिकल इक्विपमेंट्स आएंगे, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स भी इसके अंदर आएंगे, जैसे कि कार्डियक इमेजिंग हो गई, सीटी स्कैन्स, एक्सरे, मॉलिक्यूलर इमेजिंग, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, ये सब चीजें अवेलेबल रहेंगी। लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट जैसे वेंटिलेटर्स होते हैं ये भी जो है इम्प्लांट्स और डिस्पोजेबल के साथ यहां पर इसमें इंक्लूड करे गए हैं। तो यहां पे तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या होगा? डी नहीं, आंसर हमारा होगा ए, क्योंकि आपको क्या बताना था? इनकरेक्ट बताना था। ध्यान से पढ़िएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स पढ़ते पढ़ते ये मत भूल जाइएगा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। अज्यूम मत कर लीजिएगा कि क्वेश्चन ने तो करेक्ट ही पूछा होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ज्योति जोत के बारे में है। पूछा गया ज्योति जोत इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन। तो कौन से रिलीजन के साथ ज्योति जोत जो है ये एसोसिएट करती है? रिसेंटली न्यूज में था, पता होना चाहिए आपको। हिंदुइज्म के साथ है, सिखिज्म, जैनिज्म या बुद्धिज्म? चलिए, तो ज्योति जोत का जो डे है ये गुरु नानक देव जी की जो डेथ एनिवर्सरी है उसको ऑब्जर्व करने के लिए ज्योति जोत जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। यहां पे गुरुद्वारा दरबार साहिब जो कि करतारपुर पाकिस्तान के अंदर है उसको लेकर ये न्यूज थी। तो यहां पे रिलीजन को लेकर आपको पता होना चाहिए ज्योति जोत किस चीज से एसोसिएट करता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सिखिज्म। बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है सफर के बारे में है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। सफर को लेके पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। 3 स्टेटमेंट दे रखी है, 1 बाय 1 देखते हैं। पहली कहती है इट इज अ नेशनल इनिशिएटिव। क्या ये नेशनल इनिशिएटिव है? हो सकता है। इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसे लॉन्च किया है। इट मेजर्स द एयर क्वालिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज की जो एयर क्वालिटी है उसको सफर मेजर करता है। द सिस्टम इज ऑपरेशनलाइज्ड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो आईएमडी जो है वो इसको
ऑपरेशनलाइज करता है? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली न्यूज में इस वजह से था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ईपीसीए को अपॉइंट किया है। ईपीसीए क्या है? एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। क्योंकि यहां पे कंसर्न्स रेज करी गई थी कि जो यहां पे रेसिड्यू होता है जिसे पराली कहा जाता है, तो क्रॉप रेसिड्यू जो है उसकी अर्ली बर्निंग जो है वो स्टार्ट हो गई है पंजाब हरियाणा के अंदर। तो इसके ऊपर कंसर्न्स जो हैं वो रेज करी गई थी और इस वजह से ईपीसीए को बनाया गया है। ठीक है, सफर की बात करें तो यहां पे इट्स अ नेशनल इनिशिएटिव, बिल्कुल ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का एक नेशनल इनिशिएटिव है जिसको ऑपरेशनलाइज आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है। और यहां पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज की जो एयर क्वालिटी होती है उसको मेजर किया जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पंजाब हरियाणा में जो ये रेजिड्यू बर्निंग करा जाता है, जो ये स्टबल बर्निंग करा जाता है, उसकी वजह से जो आसपास की मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है वहां पर कंसर्न्स रेज करी जाते हैं कि वहां सिटीज का जो पहले से ही व्हीकल्स की वजह से जो पोल्यूशन है उसका लेवल काफी ज्यादा होता है, वो इसकी वजह से और भी ज्यादा हो जाता है। तो यस, तीनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पे ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर, तीनों हमारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि प्लांट हार्मोन के बारे में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन? तो इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है, ये आपको बताना है। अभी क्या हुआ, एक नई स्टडी जो है वो एक टीम ऑफ साइंटिस्ट के द्वारा करी गई है, एनआईपीजीआर के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च के द्वारा, जो कि न्यू दिल्ली में लोकेट करता है। और यहां पे इस पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूट है उसने कुछ चीजें सजेस्ट करी है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बट पहले प्लांट हार्मोन के बारे में देख लेते हैं, कौन सा इसमें प्लांट हार्मोन नहीं है। व्हाट अबाउट जेस्मोनेट, सेकेंड है साइटोकाइनेंस, थर्ड है ऑक्सिन्स, या फिर नन ऑफ द अबव? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो एनआईपीजीआर की रिसर्च के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पे जो जेस्मोनेट है, JA से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कहा गया कि इट विल हेल्प इन द राइस प्लांट, तो राइस प्लांट को ये हेल्प करेगा ताकि पोटेशियम जो है उसकी डेफिशिएंसी अगर होती है तो टॉलरेंस इसके अंदर डेवलप हो जाए। तो मान लीजिए राइस प्लांट जो है उसके अंदर पोटेशियम डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती। लेकिन क्योंकि अब इसके अंदर पोटेशियम की जो डेफिशिएंसी होती है उसको टॉलरेंस उसके लिए जो जनरेट हो चुकी है, इस वजह से जो प्रोडक्टिविटी है उस पर किसी भी तरीके का फर्क नहीं बनेगा। तो जो जेस्मोनेट है ये न्यूज में था, इस वजह से इसके बारे में क्वेश्चन बनाया था। ये प्लांट हार्मोन है। साइटोकाइनेंस की बात करें ये भी प्लांट हार्मोन है। ऑक्सिन्स की बात करें ये भी प्लांट हार्मोन है। तो आपसे पूछा था नॉट अ प्लांट हार्मोन, तो नन ऑफ द अबव हमारा आंसर होगा, क्योंकि ऊपर दिए गए तीनों ही प्लांट हार्मोन है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं, वेरियस फंक्शंस जो हैं वो प्लांट हार्मोन्स के यहां पे दिए गए हैं कि जर्मिनेशन में कौन हेल्प करता है, ग्रोथ टू मैच्योरिटी के अंदर कौन हेल्प करता है, साइटोकाइनिन्स का रोल है यहाँ पे, ऑक्सिन्स का है, जिब्रालिन का है, फ्रूट डेवलपमेंट में कौन कौन हेल्प करता है, देन एथिलीन का जो रोल है और एब्सिसिक एसिड का रोल आता है वो इसके एब्सिशन के अंदर आता है, और सीड डोरमेंसी के अंदर जो है एब्सिसिक एसिड का रोल आता है। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्लांट हार्मोन के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया इनके जो नाम है वो आपको पता होने चाहिए। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अभी हम 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे, फिर प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है वो पूछेंगे, देन विनर ऑफ द डे के बारे में भी देखेंगे। चलिए, शुरुआत करी थी हमने वन हॉर्न राइनो से। तो यहां पे जो इसकी संख्या है 20वीं सेंचुरी में जो कि काफी कम हो गई थी, अभी इंक्रीज होकर 3000 से ज्यादा है, और असम, वेस्ट बंगाल और यूपी के अंदर पाए जाते हैं। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी जो थी वो हमने शुरू करी थी। राइनोस के अगर आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो पहले कभी एंडेंजर्ड हुआ करते थे, अभी जो है इंप्रूवमेंट होने की वजह से वल्नरेबल हो गए हैं। लोकेशन काजीरंगा के अंदर भी काफी ज्यादा पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। देन वी डिस्कस्ड अबाउट एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस। तो यहाँ पे ESI 1948 का जो एक्ट था, पहला सोशल सिक्योरिटी का एक्ट था हमारे वर्कर्स के लिए। सिकनेस से लेकर मैटर्निटी, टेम्परेरी या परमानेंट डिसेबिलिटी, इसके अंदर सभी चीज को कवर किया जाता है। इवन ऑक्यूपेशनल डिसीजेज जो होती हैं वो भी कवर किए जाते हैं। ESIC का अभी जो एक्सपेंशन है वो हुआ है, पहले 566 डिस्ट्रिक्ट्स में था, अभी 740 में हो गया है, इसी वजह से न्यूज में था। ESIC का कंपोजिशन भी हमने देखा था। देन एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स होते हैं, तो यहां पे इसको कवर किया जाता है। एस्टेब्लिशमेंट को लेस देन 20 के अंदर ऑप्शनल रहता है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट नेट न्यूट्रलिटी। मैंने आपको बताया था बेसिकली कोई भी फेवरेटिज्म ना हो, कोई भी जो एक डिस्क्रिमिनेशन होता है वो ना हो, उस चीज के लिए लाया गया था। टिम वू ने इस पर्टिकुलर टर्म को कॉइन किया था। ये अपने पूरा केस स्टडी के तौर पे इसे समझा था। देन क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा था
वर्ड इक्विनॉक्स के बारे में, तो यहाँ पे इक्वेस और नॉक्स से मिलके बना है और 12 या 12 घंटे से ज़्यादा की यहाँ पे जो लाइट होती है वो मिलती है और नॉर्दर्न लाइट्स को क्लियरली देखा जा सकता है। और लोकेशन भी जो नॉर्दर्न लाइट्स को देखने की थी वो भी मैंने आपको बता दी थी, अलास्का रीजन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और अगर हम यूरोप की बात करें तो आइसलैंड, फिनलैंड ऐसी रीजन्स हैं जहाँ से ये नॉर्दर्न लाइट्स कुछ इस तरीके से दिखती है, इनको देखा जा सकता है। देन वी डिस्कस अबाउट मेट्स पार्क, जो कि इनकरेक्ट आपको बताना था, कहाँ आने वाला है, तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर आने वाला है। और मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो ये मैन्युफैक्चर करेगा, वो ये प्रोवाइड करेगा। देन मेडिकल डिवाइसेस के अंदर इम्प्लांट्स, डिस्पोजेबल्स होंगे, साथ में सीटी स्कैन से लेकर अल्ट्रासाउंड, इमेजिंग इक्विपमेंट्स, वेंटिलेटर्स, सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे आएंगी। देन इसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था ज्योति जोत के बारे में। तो ये जो ऑब्जर्व किया गया अभी रिसेंटली, और यहाँ पे जो गुरु नानक देव थे उनकी डेथ एनिवर्सरी के तौर पे इसे यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है और रिसेंटली ये न्यूज़ में था। तो ज्योति जोत के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था सफर के बारे में, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। सफर जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का एक इंट्रोडक्शन है, और इसके बाद इंप्लीमेंटेशन का जो काम है वो IMD के पास है, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास। मेट्रोपॉलिटन सिटीज की एयर क्वालिटी कैसी है इसको लेके जो सफर है वो काम करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी EPCA बिठाई है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, ताकि जो स्टेबल बर्निंग होती है पंजाब हरियाणा के अंदर उसको अर्ली स्टार्ट कर दिया गया है। और इसी वजह से आसपास की जो सिटीज है वहां पे पॉल्यूशन जो होगा उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा इस चीज को लेकर। देन लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था प्लांट हार्मोन के बारे में। तो यहाँ पे हमने जस्मोनाइट देखा था, साइटोकाइनिन्स, ऑक्सिन्स, ये तीनों ही प्लांट हार्मोन है। और मैंने आपको वेरियस जो प्लांट हार्मोन्स थे उसके फंक्शनैलिटीज के बारे में भी बता दिया था कि किसका यूज क्या होता है। तो हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। INO हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। आप मुझे इसकी लोकेशन जो है मुझे बताइएगा कि कहाँ पे ये लोकेट करने वाली है। ठीक है, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था उसका जो आंसर है वो स्टाइलोबर ने दिया है। तो आप हमें netmockprep@gmail.com पे बता दीजिएगा कि जो PDF आपको चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। इसके अलावा जो मार्क्स हैं आपके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जितना भी आपने स्कोर किया उतना आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। 6 से ज्यादा स्कोर किया देन यू आर इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपने स्कोर किया है तो इसे 1 घंटे के बाद दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, अदरवाइज 24 आवर्स में एक बार इसे दोबारा रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। जो PDF है इस लेक्चर की वो आपको टेलीग्राम का जो ग्रुप है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया वहां मिल जाएगी। और इसके अलावा जो कोई डाउट हो आपका वो भी आप टेलीग्राम के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करने के लिए मैं हमेशा आपको कहता हूं, अदरवाइज जो नोटिफिकेशंस होंगे वो आपके मिस हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।